नमस्कार, मैं राजन सिंह निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज के हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो एक एक करके हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जनरल टर्म्स में देखें कि वर्क का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सभी की सभी वर्क हैं। लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में ऐसा नहीं होता है। तो साइंटिफिक टर्म्स में बात को सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हम खाना पीना, आना जाना, कोई भी काम करना, हम हर एक चीज़ को क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। लेकिन साइंस की टर्म्स में ऐसा नहीं है। साइंस की टर्म्स में अगर हम वर्क को डिफाइन करेंगे तो साइंस की टर्म्स में हम वर्क को किस तरीके से कहेंगे? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो कहीं पर भी यदि फोर्स लग रहा है, कहीं पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स लग रहा है और उसके साथ साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर वर्क हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कहें कि आप किसी भी दीवार को धक्का लगा रहे हैं या कोई बहुत बड़ी सी रॉक है, आप उसे धक्का लगा रहे हैं और वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है, तो आप कितना भी फोर्स क्यों ना लगाएं, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो यहाँ पर कहा क्या जाएगा कि कोई भी वर्क नहीं हुआ है। इसी तरीके से यदि अगर आपको कोई भी काम दिया जाए कि आपको एक सूटकेस है जिसे आपको सिर पे रखे रहना है और वहाँ से हटाना नहीं है, आप तो कहेंगे कि हाँ, मैंने इस सूटकेस को बहुत समय तक अपने सिर पे रखा है ना, जिसके कारण क्या है, मैंने बहुत सारा काम किया है, काफ़ी समय तक मैं पूरा थक गया। लेकिन यहाँ पर भी साइंस के टर्म्स में उसे वर्क नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी फोर्स तो लगा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही चीज़ें वर्क को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, दरअसल ये जो फॉर्मूला है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसका पूरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है? थीटा का मतलब कुछ ऐसा है कि वर्क अपने आप में किस डायरेक्शन पे, यदि हम कहें कि हमारे पास कोई एक ब्लॉक है, हमने उस पर फोर्स अप्लाइड किया, फोर्स अप्लाइड करने के कारण इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कुछ इस तरीके से कि ये एस डिस्प्लेसमेंट के साथ अपनी जगह से मूव कर गया है। तो यहाँ पर वर्क तो होना चाहिए, और वर्क कितना होना चाहिए? वो फोर्स इंटू एस होना चाहिए। फोर्स इंटू एस, ये पहला वाला फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या निकल के आ जाएगा? क्या ये वर्क निकल के आ जाएगा। और वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा का मतलब क्या है? ये जो एंगल है, जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर एंगल कितना है इस डिस्प्लेसमेंट का? तो यहाँ पर 0 डिग्री है। और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जिसके कारण से ये वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। अगर हम कहें कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एंगल, इसका मतलब फोर्स हमने लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन, ये यानी कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ। फोर्स तो हमने इस डायरेक्शन में लगाया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 90 डिग्रीज में हुआ है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर वर्क क्या कहला जाएगा? यहाँ पर वर्क हो जाएगा एफ एस cos 90 डिग्री। इसका मतलब वर्क क्या हो जाएगा? 0। और हम कहें कि यदि डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? तो यहाँ पर वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? वर्क की वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी? माइनस में, तो माइनस एफ इंटू एस।
F इंटू एस, माइनस में आ जाएगी 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, जिसके कारण वर्क की वैल्यू निगेटिव में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क कैसा होता है, वर्क पॉजिटिव में भी आता है, जीरो में भी आता है और निगेटिव में भी आता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वर्क अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू निगेटिव में आ रही है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑल्दो यहाँ पर प्लस और माइनस, निगेटिव वर्क का मतलब क्या है कि हमने जिस डायरेक्शन में वर्क किया, दरअसल कोई दूसरा फोर्स लग रहा था जो कि उसे क्या कर रहा था, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, और जिसके कारण से डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हुआ जिस डायरेक्शन में हम चाहते थे। तो हुआ क्या, इसने क्या किया होगा, इसने दूसरे फोर्स को रोकने का काम किया होगा। ये निगेटिव फोर्स का मतलब क्या है, निगेटिव फोर्स का मतलब है कि इसने रोकने का काम किया है। इसी तरीके से इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्रीज भी हो सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो जो भी एंगल आएगा उस एंगल की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, और cos 45 डिग्रीज की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 के हिसाब से fs 1/√2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम वर्क को डिफाइन करते हैं। वर्क का मतलब क्या हुआ, वर्क का मतलब है कोई भी अगर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के साथ कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब हम कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई वर्क डन हुआ है। ये क्या है, साइंस की टर्म्स में है, और इस तरीके से ही हम वर्क को समझेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका, जो कि क्या है, एनर्जी। एनर्जी को अगर हम सिंपल टर्म्स में, अपने जनरल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, इंसान एनर्जी कहाँ से, मैन को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो वो मिलती है फूड से। अगर हम कहें कि हमारी बाइक को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो इस बाइक को एनर्जी किससे मिलती है, फ्यूल, यानी कि उसका जो पेट्रोल है उससे इसे एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से अगर हम बहुत सारी मशीन्स की बात करें तो मशीन्स कहाँ से एनर्जी प्राप्त करती हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एनर्जी प्राप्त करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एनर्जी प्राप्त करती हैं। ऐसे ही अगर हम स्टीम इंजन वगैरह की बात करें तो स्टीम इंजन वगैरह के लिए फ्यूल क्या होता है, तो वहाँ पर कोयला यानी कि कोल एनर्जी के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से इंसान के लिए फूड क्या है, ईंधन है, और जिससे एनर्जी प्राप्त करता है। बाइक किससे एनर्जी प्राप्त करती है, तो पेट्रोल से। तो ये सभी क्या है, फ्यूल्स हैं जिनसे कि हमें एनर्जी प्राप्त होती है और जिससे कि हम वर्क करते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसके होने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइंस की टर्म्स में एनर्जी की डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाती है। तो साइंस की टर्म्स में हम क्या देखेंगे, तो साइंस की टर्म्स में अगर हम एनर्जी को देखेंगे तो एनर्जी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कैपेसिटी, किसी की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी की भी क्षमता, काम करने की क्षमता, वही क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तो एनर्जी को हम कैसे समझें, एनर्जी को इस तरीके से, इसका एक एग्जाम्पल हम लेकर के समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मैकेनिकल एनर्जी को ले लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, ये आपको ये क्वेश्चन, मैकेनिकल एनर्जी, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी को जब भी आप डिफाइन करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस अपनी पोजीशन या फिर मोशन के कारण यदि कोई भी एनर्जी रखता है तो हम ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। एनीथिंग दैट पॉसेस एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन और इट्स पोजीशन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। इस तरीके से हम मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी को किस तरीके से, या तो पोजीशन के हिसाब से या फिर मोशन के हिसाब से, अगर कोई भी चीज एनर्जी रखती है, अपने आप में एनर्जी रखती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं।
तो मैकेनिकल एनर्जी अपने पोजीशन के हिसाब से भी एक एनर्जी रखेगी और मोशन के हिसाब से भी। तो जो एनर्जी पोजीशन के हिसाब से होती है उस पोजीशन के हिसाब को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जो अपने मोशन के हिसाब से एनर्जी रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये अपने आप में मैकेनिकल एनर्जी के ही टाइप्स हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी की हम डेफिनेशन देंगे और मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स को भी बताएंगे कि मैकेनिकल एनर्जी कितने टाइप्स की होती हैं। तो दो टाइप्स की होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। आइए इन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। आखिर एनर्जी किस रूप में हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो एनर्जी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए हम देखें तो जो भी वर्क हमने इससे पहले वर्क पढ़ा है, जो भी वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन पर ले जाने के लिए किया जाता है वही उस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। साथ ही साथ यदि हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो कोई भी वर्क यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसे मोशन पे लाने पे किया गया है तो वही वर्क उस बॉडी पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। आइए इसको समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ग्रेविटेशन का। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को सरफेस से कुछ ऊंचाई पर ले गए, तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास रहा होगा, उसको हम ले लेते हैं स्मॉल m से। उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा तो वो कितना हो गया mg, और उसे हम एक हाइट पर ले गए हैं तो उस हाइट के कारण ये क्या हो गया mgh। तो हमने क्या किया है, एक फोर्स लग रहा था जो कि mg डाउनवर्ड की तरफ, उसके अगेंस्ट हम ले गए हैं, हमने कोई ना कोई फोर्स किया है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट उस हाइट के बराबर हुआ है जो हम ले गए हैं ग्राउंड से जितनी ऊंचाई पे, वो क्या कहला गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, ये हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो mgh के बराबर ये क्या आ गया, ये इसका वर्क आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी भी हाइट पर ले जाया जाएगा, किसी भी ग्राउंड से किसी भी हाइट पर ले जाया जाएगा तो उसमें कितनी एनर्जी होगी, तो उसमें mgh के बराबर mg यानी कि मास, ग्रेविटी और उसकी हाइट के प्रोडक्ट के बराबर उसमें एनर्जी होगी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ये एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगी, यही इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगी। तो हम इस तरीके से जो भी वर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पे किया जाता है ताकि उसकी पोजीशन पे पहुंचने के लिए, तो वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसमें एक बात और समझने वाली है, वो ये है कि मान लेते हैं ये ग्राउंड है, हमने इस ऑब्जेक्ट को इस जगह से इस जगह पे ले गए, ये एक हाइट है h। अगर हम इसी हाइट पे इसे 2 स्टेप में ले जाएं, एक बार हम यहाँ ले गए फिर हम यहाँ पर ले गए, तो हम किसी भी डायरेक्शन से ले जाएं, अगर उसकी हाइट h है तो उसमें हर बार कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होगी, पोटेंशियल एनर्जी बदल नहीं रही होगी। डायरेक्शन चेंज करने से या स्टेप चेंज करने से कभी भी एनर्जी का फॉर्म स्टोर नहीं होता। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसकी पोजीशन पे। तो पोजीशन के कारण ही क्या कहलाती है, ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी के कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि कोई भी वाटर को स्टोर किया जाता है डैम्स में, तो वो जो वाटर को स्टोर किया जाता है वो वहाँ पर स्टोर होने के बाद किस फॉर्म में स्टोर रहता है, तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब उसे रिलीज़ किया जाता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रिजल्ट देती है। उसे भी हम आगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में डिटेल में समझेंगे। तो अभी के लिए ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही साथ एक और एग्जांपल है स्प्रिंग का।
यदि आप कोई भी स्प्रिंग है आप उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, उसे खींच दें, तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगी। अब पोजीशन चेंज करने के बाद स्प्रिंग को जैसे ही आपने खींचा तो जो उसमें एनर्जी आपने वर्क किया, जो आपने वर्क किया वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यही क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए हम काइनेटिक एनर्जी को भी समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने क्या समझा? काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने समझा था कि ये ड्यू टू पोजीशन है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन है और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन है। जो भी हमने काम किया उसके मोशन में चेंज करने के लिए, मोशन हमने पढ़ा है, तो मोशन में चेंज करने के लिए जो भी हमने वर्क किया वही वर्क क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने वर्क किया फोर्स, तो वही मास पे फोर्स लग रहा था, है ना, और इस पे क्या किया? वेलोसिटी। अगर हम देखें तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक शॉर्ट फॉर्म में लगती है। अगर हम किसी पे भी फोर्स लगा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन बन रहा होगा, यानी कि छोटी छोटी वेलोसिटीज़ बन रही होंगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, v dv। और इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक छोटी छोटी वेलोसिटीज़ का इंटीग्रेशन। जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझेंगे कि इंटीग्रेशन किया जाता है तो इसका फॉर्मूला बन जाता है v²/2। तो इसीलिए इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है 1/2 mv²। इस तरीके से तो ये जो वर्क किया हमने इस ऑब्जेक्ट पे, ताकि वो मोशन में आ जाए, तो जो भी वर्क किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसके मोशन में आने के लिए वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम देखें कि हम कोई एक हैमर हमने मूव करा रहे हैं, तो मूव करता हुआ हैमर अपने आप में किस तरीके की एनर्जी रख रहा है? तो वो अपने आप में काइनेटिक एनर्जी रख रहा है, जो कि किस रूप में यूटिलाइज। फॉर एग्जांपल एक नेल है, कोई भी कील है, उसे पियर्स करना है, यानी कि उसे दीवार पे छेद करना है, तो वही काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है? उसे वर्क को परफॉर्म करने में हो जाती है। ठीक है। मूव करता हुआ हैमर, बाइक कोई भी जा रही है या फिर कोई भी गाड़ी जा रही है तो मूव कर रही है, तो अपने मूवमेंट के कारण वो जो एनर्जी अपने आप में रख रही है उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी से अगर मान लीजिए कोई टकराता है तो उसे चोट लगती है, तो वो किस एनर्जी के कारण लगती है? तो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण लगती है। ऐसे ही हम कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो भी एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मूवमेंट के कारण रहती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 12 mv²। ठीक है। एनर्जी को हम किस रूप में देखते हैं? तो एनर्जी को हम कैलोरीज के टर्म्स में हम देखते हैं। कैलोरीज या फिर जूल्स। ठीक है। आइए अब देखते हैं, इसमें एक एनर्जी में एक और कॉन्सेप्ट है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को कभी भी ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ओनली इट्स फॉर्म कैन बी चेंज्ड। उसका जो रूप है वही बदलता रहता है। तो पीटी में कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि कोई भी वो ऑब्जेक्ट दे देते हैं, कोई भी वो सिस्टम दे देते हैं, कोई भी चीज़ दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें बताइए कि इसमें एनर्जी किस रूप में बदल रही है।
तो मैं बोलता जाऊंगा, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स का नाम लूँगा और उसमें आपको भी रिपीट करते जाना है, आपको भी अपने सामने बोलते जाना है या फिर कमेंट करते जाना है कि इस ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी के रूप में कन्वर्जन हो रहा है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के रूप में कैसे कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम लेते हैं डायनेमो का। तो डायनेमो में क्या होता है, डायनेमो में किस रूप में से किस रूप में एनर्जी में चेंजेस आते हैं। तो डायनेमो क्या होता है, वही जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी किस रूप में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। ऐसे ही इलेक्ट्रिक मोटर को देखें तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में एनर्जी किस रूप में चेंज होती है, तो वो चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रूप में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में। ऐसे ही हम कैंडल लें तो कैंडल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है, किस में, लाइट एनर्जी में। ट्यूबलाइट को देखें, ट्यूबलाइट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है, किस में, लाइट एनर्जी में। साथ ही साथ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोलर सेल में किस रूप में चेंज हो रही है, सोलर सेल में लाइट एनर्जी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन में क्या हो रहा है, हमारी जो साउंड एनर्जी है वो चेंज हो रही है, किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है, किस में, साउंड एनर्जी में। इस तरीके के और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में बनते हैं, उन्हें आपको सबको करना है। और जो भी बातें नहीं आती हैं तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा और वो है पावर। तो पावर क्या है, दरअसल रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, जो हम एनर्जी का चेंज करते हैं, वर्क अपॉन टाइम ही क्या कहलाता है, ये पावर कहलाती है। वर्क पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में हमने कितना काम किया, वही क्या कहलाता है, हमारा पावर कहलाता है। पावर की यूनिट क्या होती है, इसे हम वॉट्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसे हम किस रूप में कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसे वॉट के रूप में कैलकुलेट करते हैं। इसे हम देखते हैं जैसे कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो 10⁻³ वाट्स होते हैं। 1 मेगावाट, तो मेगावाट में कितने होते हैं, तो 10⁻6 वाट्स होते हैं। एक और यूनिट जो कई बार पीटी के एग्जाम में पूछी जाती है कि 1 हॉर्स पावर, 1 HP में कितने वाट्स होते हैं, तो 746 वाट्स होते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट होते हैं। तो कोई भी वर्क यूनिट टाइम इंटरवल में जो भी काम किया जाता है, अगर एक टाइम में जो भी वर्क किया जाएगा तो वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी। जनरल टर्म्स में हम पावर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जनरल टर्म्स में अगर किसी ने कोई भी सब्सटेंस है तो उसे पिक कर लिया, कुछ उठा लिया, तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, इसके पास तो ज़्यादा पावर है ना। उसने कोई भी काम कम टाइम में कर लिया तो हम कहेंगे ज़्यादा पावर है, ज़्यादा टाइम में किया तो कम पावर है, ठीक है। तो टाइम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से हम पावर को देखते हैं। पावर को एक और जो हमारे घर में यूज़ होता है, किलोवाट आवर जो हमारे घर में यूज़ होती है, तो वाट आवर क्या कहलाता है, यही वाला ये वाट है। तो वाट आवर क्या कहलाता है, 1 वाट आवर, एक आवर में कितने सेकेंड्स में चूँकि हम देखते हैं, तो 3600 वाट्स होते हैं। 1 वाट आवर में कितने वाट होते हैं, तो 3600 वाट्स होते हैं। इसी तरीके से किलोवाट आवर को देखेंगे तो 1 किलोवाट आवर में कितने वाट्स होते हैं, 3.6 × 10⁻6 वाट्स होते हैं। 1 किलोवाट आवर में कितने वाट्स होते हैं, तो 3.6 × 10⁻6 वाट्स होते हैं। अगर हम इसे एनर्जी की टर्म्स में देखें तो एनर्जी में को हमने कैसे देखा था, जूल्स के रूप में। तो ये चूँकि अब ये किस में आ चुका है कि एक यूनिट टाइम के लिए आ चुका है, तो हम इसे एनर्जी के रूप में देख सकते हैं। तो 3.6 × 10⁻6 जूल्स जब एनर्जी कंज्यूम होती है, तब हमारे यहाँ 1 यूनिट बिजली का बिल आता है।
तो ये वही बिजली के बिल वाली यूनिट है किलोवाट आवर की, तो 3.6 इंटू 10⁻6 वाट्स होती हैं। तो इस तरीके से हमने समझा आज के इस चैप्टर में वर्क को, और वर्क से ही हमने देखा एनर्जी के बारे में, एनर्जी से ही हमने देखा पावर के बारे में, और हमने समझा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो इस तरीके से आज का ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।